हाय एवरीवन, आज से हम डीएसए स्टार्ट कर रहे हैं। लिंक्डइन एंड यूट्यूब की हर पोस्ट एंड वीडियो पर एक कमेंट तो हमेशा कॉन्स्टेंटली आता था कि भैया डीएसए कब से स्टार्ट कर रहे हो, भैया डीएसए कब से पढ़ा रहे हो। इन कमेंट्स को पढ़ के मैं हमेशा यही सोचा करता था कि ऑलरेडी इतना कंटेंट अवेलेबल तो है डीएसए का, ऑलरेडी इतने लोग इतने औसम तरीके से डीएसए पढ़ा ही रहे हैं, तो और डीएसए कंटेंट की क्या जरूरत है। एंड इसी का आंसर ढूंढते हुए मैंने ऑलमोस्ट सभी के डीएसए कंटेंट को चेकआउट करा एंड मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सभी डीएसए कंटेंट में एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही अच्छी है, बट एक बच्चा जिसे डीएसए ज्यादा नहीं आती, जिसने डीएसए स्क्रैच से स्टार्ट कर रखी है एंड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगा रखे, वो उस सोल्यूशन तक पहुंचेगा कैसे। उस सोल्यूशन की सही अप्रोच को लेने से पहले जो उसके दिमाग में और गलत अप्रोचेस आएंगी उन्हें वो एलिमिनेट कैसे करेगा। क्योंकि होता यही है कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गलत अप्रोच ही ले लेते हैं एंड उसी अप्रोच को ठीक करने में लगे रहते हैं। इससे ना तो हमारा आंसर आता है एंड ना ही हमें सही अप्रोच पता लग पाती है। एंड दैट इज वाई इस पॉइंट को कवर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यही मेरे कंटेंट का मेजर फोकस भी होगा। हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल स्क्रैच से सोचेंगे एंड पता लगाएंगे कि उसमें कौन कौन से गलत अप्रोचेस हैं जिन्हें हमें एलिमिनेट करना है एंड देन फाइनली उस सही अप्रोच तक जो हमें एक्चुअल सोल्यूशन दे सकती है उस तक कैसे पहुंचना है। एंड जो भी क्वेश्चंस हमें सीरीज के अंदर करेंगे वो वही सारे क्वेश्चंस हैं जिनसे मैंने अपनी डीएससी की प्रिपरेशन करी थी। मैंने अपनी मेजर डीएससी की प्रिपरेशन थर्ड ईयर में स्टार्ट करी थी एंड तब से लेकर अब तक मुझे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा है मैं उसे एक लिस्ट में मेंटेन करते हुए आया हूं एंड दिस लिस्ट इज प्रूवन टू गेट रिजल्ट्स। इसी लिस्ट की मदद से आई वॉज एबल टू क्लियर इंटरव्यूज ऑफ अ लॉट ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग एटलासियन, जस्टपे, BNY Mellon एटसेट्रा। सो हम इसी लिस्ट से प्रिपरेशन करेंगे एंड हर वीडियो में एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीडियो ओनली। एंड आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि मैं इन वीडियोस को बनाने में अपना 110% दूंगा। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे एंड हर टॉपिक को तरीके से समझेंगे एंड अगर आप भी मेरे साथ अपना 100% फोकस लगाओगे देन आई विल अश्योर यू कि साथ में फोड़ेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस में कोई भी इशू आता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया या फिर आपको कोड का टेक्स्ट साइज छोटा बड़ा लग रहा है या फिर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल में कुछ अपडेट्स चाहिए, देन आपको वो इशू जस्ट कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है एंड आई प्रॉमिस यू कि वो इशू अगली वीडियो में रिजॉल्व हो जाएगा। आपको एक भी वीडियो एक्स्ट्रा नहीं देखनी पड़ेगी विद सेम इशूज। ओके, सो आज से हम स्टार्ट करेंगे एरिस। थोड़ा बहुत समझेंगे कि एरिस क्या होता है एंड उस पर एक बेसिक बट इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करेंगे। सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं एरिस से। एरिस को समझने के लिए या फिर एरिस पे स्टार्ट करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहले आपको समझना होगा कि एरेज होते क्या हैं। सो व्हाट आर एरेज? एरेज आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरे है एंड उसके अंदर हमने इंटीजर स्टोर कर रखा है तो उसके अंदर आप सिर्फ इंटीजर एलिमेंट्स ही स्टोर कर पाओगे। एंड अगर एक एरे है जिसके अंदर हमने कैरेक्टर स्टोर कर रखे हैं तो आप उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स ही स्टोर कर पाओगे। इंटरचेंजेबली आप एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक इंटीजर टाइप एरे के अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो या फिर कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो। ओके, सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि एरे स्टोर कैसे होते हैं। सो एरेज आर बेसिकली स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरे है हमारे पास एंड उसका साइज 10 बाइट्स है। ओके, अगर हमारे पास एक एरे है एंड उसका साइज 10 बाइट्स है देन हमें उसके लिए 10 बाइट्स मेमोरी में ढूंढनी होगी एंड वहीं पे एरे स्टोर हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने 5 बाइट्स कहीं और मेमोरी में ढूंढ ली एंड 5 बाइट्स कहीं और मेमोरी ढूंढ ली एंड वहां पे हम एरे स्टोर कर पा रहे हैं। नहीं, अगर हमारे पास 10 बाइट्स हमें इकट्ठी मिलेंगी तभी हम वहां पे एरे स्टोर कर पाएंगे, नहीं तो वो एरे स्टोर नहीं हो पाएगा। ओके, सो एरेज आर स्टोर इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। सो अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर एंड दैट इज अबाउट इंडेक्सिंग एंड इट स्टेट्स दैट इंडेक्सिंग इन एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। बट इसका मतलब क्या है? सो एरे के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। एरे के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एंड दैट इज कि अगर आपके पास एरे का नेम है, अगर आप एरे का नेम जानते हो देन आप उसके सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हो। बट ये एक्सेस कैसे करेंगे हम सारे के सारे एलिमेंट्स? सो एलिमेंट्स एक्सेस कैसे करेंगे? इंडेक्सिंग की मदद से। सो फॉर एग्जाम्पल इस एरे का नाम ए है, देन आप उसके फर्स्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे? A0 से। उसके सेकेंड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे? A1 से। उसके थर्ड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे? A2 से। सो बेसिकली जो भी उस एलिमेंट की पोजीशन है, जो भी उस एलिमेंट की पोजीशन है उससे -1 करोगे तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा एंड उस इंडेक्स की मदद से आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। सो आपको उस एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है? एरे नेम, एरे का नाम एंड देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस एलिमेंट का इंडेक्स। एंड इंडेक्स कैसे निकलेगा? पोजीशन -1, जो भी उसकी पोजीशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 4th एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स क्या होगा? पोजीशन -1। 4 - 1 3। सो पोजीशन -1 से इंडेक्स निकल जाएगा एंड इस मेथड से आप उस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाओगे। ओके, सो ये हो गए बेसिक्स अबाउट एरे। सो अब बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज लीड कोड 977 प्रॉब्लम, स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। इजी क्वेश्चन ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है एंड ईजी टैग भी लग रखा है इस पर। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं
कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे सारे एलिमेंट्स पिछले वाले एलिमेंट से बड़े होने चाहिए। नॉन डिक्रीजिंग में इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म होती है। अब हमें करना क्या है? रिटर्न एन एरे ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो हमें क्या दे रखा है? हमें एक एरे दे रखा है इंटीजर्स का इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड हमें क्या करना है? हमें उस एरे के हर एक एलिमेंट को स्क्वायर करना है एंड उसे भी सॉर्ट करके नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिटर्न करना है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट्स पे लेके चलते हैं एंड सोचते हैं इसको सॉल्व करने में हम क्या क्या अप्रोचेस लगा सकते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक बार ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है। इंटीजर एरे जो हमें इनपुट के अंदर दे रखा है वही ले लेते हैं, -4, -1, 0, 3 एंड देन 10, ठीक है। ये हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है। देन उसके बाद हमें बोल रखा है कि इसको हमें स्क्वायर करना है एंड देन जो भी स्क्वायर्स हैं उनको भी सॉर्टेड मैनर में ही रिटर्न करना है, ठीक है। जैसे हमने इनको स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है? 16, 1, 0, 9 एंड देन 100, ठीक है। तो हम जिसको जब सॉर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0, 1, 9, 16 एंड देन 100, ठीक है। तो हमें यही एरे रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें यही एरे रिटर्न करना है। तो अगर हम इसकी इनिशियल अप्रोच सोचें, बहुत ही नाइव अप्रोच सोचें, तो हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या होगी? हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या होगी? हम अपनी फर्स्ट अप्रोच के अंदर बोलेंगे कि हम एक न्यू एरे ले लेंगे, न्यू एरे ऑफ सेम साइज। साइज तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। साइज सेम ही रहेगा क्योंकि अगर मान लो हमें 5 एलिमेंट्स मिले इनपुट के अंदर, देन 5 एलिमेंट्स आउटपुट के अंदर रिटर्न होंगे। स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इंक्रीज नहीं होंगे। ओके, तो हमने न्यू एरे बना लिया सेम साइज का, एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे? सबके स्क्वायर्स जो हैं उसके अंदर हम डालते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो नया एरे बनाया है उसके अंदर सबसे पहले हम -4 का स्क्वायर डालेंगे 16, देन -1 का 1, देन 0 का 0, देन 3 का 9, देन 10 का 100। हमने सारे के सारे नए एरे में डाल दिए, तो हमने एक नया एरे बना लिया जिसके अंदर हमारे पास सबके स्क्वायर्स हैं, बट अभी वो सॉर्टेड मैनर में नहीं है। तो हम बाद में इसको सॉर्ट कर लेंगे यूजिंग एरेज डॉट सॉर्ट। तो हमने जब इसको सॉर्ट कर लिया तो हमारे पास डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0, 1, 9, 16, 100 हमारा आंसर भी आ गया एंड ये सोल्यूशन भी ठीक है। बट इस सोल्यूशन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर आप ध्यान से देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम इसके लिए नया एरे बना रहे हैं, जब हमने नए एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट करें हैं, तब उसकी लगेगी बिग ऑफ n। ओके, तब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ऑफ n। ओके, बिग ऑफ n हो गई। एंड जब हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? सॉर्ट करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n log n। ये तो मैं बेस्ट केस बता रहा हूँ। सॉर्ट करने में बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n log n। लेकिन अगर वर्स्ट केस में जाएं, अगर आप बबल सॉर्ट वगैरह यूज कर रहे हो तो ये n स्क्वायर हो जाएगी। वर्स्ट केस में क्या हो जाएगी? n स्क्वायर इन वर्स्ट केस, ठीक है। सॉरी, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। सो इसकी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? n स्क्वायर। ओके, तो इसकी बेस्ट केस में n log n होगी, वर्स्ट केस में n स्क्वायर। तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n log n। बट हमें ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ये वाला काम हम ON में कर सकते हैं क्या, एंड ON में ये काम हो भी सकता है। बस आपको थोड़ा सा समझना है कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एंड आप इसको ON में भी सॉल्व कर पाओगे। सो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है। हमें इस क्वेश्चन में एक सॉर्टेड एरे दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सब टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, एंड हमें उसका स्क्वायर कर एक फाइनल एरे बनाना है जो कि सॉर्टेड मैनर में ही होना चाहिए। सॉर्टेड मैनर का क्या मतलब है? कि जो उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे बड़ा होगा बाकी सारे एलिमेंट से। करेक्ट, ये बात ठीक है ना, कि जो भी लास्ट एलिमेंट होगा इसका वो बाकी सारे एलिमेंट सबसे बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक बात है ये। अब मुझे ये बताओ कि इस लास्ट एलिमेंट को कंपीट करने के लिए, इस लास्ट एलिमेंट पे आने के लिए कौन कौन से लोग बेस्ट कंपेटिटर हैं? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि इस लास्ट पोजीशन पे आने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स कंपीट करेंगे? इस लास्ट पोजीशन पे आने के लिए सबसे पहले जो उस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट था वो तो कंपीट करेगा ही करेगा, लेकिन उस एरे का जो सबसे छोटा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये भी कंपीट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एरे जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए बन रखा है, ठीक है। जो हमें इनिशियल एरे दिया है उसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी होंगे एंड पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होंगे। तो जो नेगेटिव है, अगर उस नेगेटिव की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मान लो अगर एक नेगेटिव -11 चला जाता, तो -11 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो 11 है। तो जब आप उसको स्क्वायर करोगे तो 121 बन जाएगा, जो कि 10 के स्क्वायर से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इस एलिमेंट पे कंपीट करने के लिए हमारे पास दो कंपेटिटर्स हैं, एक तो उस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट एंड उस एरे का सबसे छोटा एलिमेंट भी, ठीक है। तो अगर उस छोटे एलिमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी तो वो एक्चुअली में यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। उसका स्क्वायर जो है वो सबसे बड़े एलिमेंट से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये दो कंपेटिटर्स हैं। मेरी बात समझ में आई ना।
एंड इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए हम अपना सोल्यूशन डिजाइन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सोचने हैं कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसकी बेसिक अप्रोच लिख के देखते हैं। तो ये रही हमारी सेकंड अप्रोच एंड अब समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक न्यू एरे बना लेंगे, न्यू एरे विच विल बी ऑफ सेम साइज। ठीक है, तो ये हमने 5 साइज का एरे बना लिया। उसी एग्जाम्पल को ध्यान में लेके चलते हैं। तो ये हमने 5 साइज का ये एरे बना लिया। हमारा पुराना एरे क्या था, हमें जो इनिशियल एरे मिला था वो था -4, -1, 0, 3 एंड 10। ओके, यही एरे था ना हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंटर्स रख लेंगे, 2 पॉइंटर्स रखेंगे, एक आई एंड एक जे। एक रखेंगे स्टार्ट पर एंड एक रखेंगे एंड पर। जो इनिशियल एरे है उसके हमने स्टार्ट एंड एंड पे 2 पॉइंटर्स रख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। हम क्या कंपेयर करेंगे कि इसका स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है। हम क्या कंपेयर करेंगे, जो स्टार्ट पे जो आई है उसका स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है, उस एलिमेंट का स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है, या फिर जो एंड वाला एलिमेंट है उसका स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है। तो इस केस में हमें पता लगेगा कि जे वाले एलिमेंट का स्क्वायर सबसे बड़ा है। एंड हम क्या करेंगे, हम उसी एलिमेंट के स्क्वायर को इस वाले न्यू एरे के लास्ट इंडेक्स पे डाल देंगे एंड इस जे को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे। करेक्ट, समझ आई ना बात। तो हमने क्या किया, हमने आई और जे 2 पॉइंटर्स रखे, एक स्टार्टिंग पे एक एंड पर। एंड हमने क्या किया, दोनों को स्क्वायर्स को कंपेयर किया। जिसका भी स्क्वायर बड़ा हुआ हमने उस वाले इंडेक्स के एलिमेंट को यहाँ पे लास्ट में डाल दिया। जैसे हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया 100 एंड इस जे को एक हम पहले ले गए, यहाँ से हम इसको एक पहले ले गए, जे को -1 कर दिया। ठीक है, अब हम फिर से ये सेम चीज़ कंपेयर करेंगे। अब हमने फिर से कंपेयर किया कि 3 का स्क्वायर सबसे ज़्यादा बड़ा है या -4 का बड़ा है। तो -4 का 16 है, जो 3 के स्क्वायर 9 से बड़ा है। तो हमने क्या करा, 16 यहाँ पे रख दिया एंड आई को अब +1 कर दिया। ठीक है, आई को हम एक आगे ले गए। अब हमने फिर सेम चीज़ करी, आई एंड जे को कंपेयर करा। तो आई एंड जे को कंपेयर करा तो 3 का स्क्वायर सबसे ज़्यादा बड़ा दिखा हमें, क्योंकि वो 1 से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर डाल दिया विच इज़ 9 एंड हमने फिर जे को -1 कर दिया। एंड जैसे हमने जे को -1 करा तो जे 0 पे पहुँच गया, जे अब यहाँ पे पहुँच गया। एंड हम फिर से कंपेयर करेंगे कि किसका स्क्वायर सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो हमें पता लगेगा कि आई का स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है। तो हमने -1 का स्क्वायर विच इज़ 1 को हमने यहाँ पे डाल दिया। एंड जैसे हमने 1 पे डाला हमने इसको आगे किया एंड जैसे ही हमने +1 किया हमारे आई और जे सेम ही पोजीशन पे आ गए। आई और जे दोनों 0 को पॉइंट कर रहे हैं, बट स्टिल अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमें इस वाली पोजीशन को भरना बाकी है, राइट ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि अगर आई और जे अभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं एंड वो सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं तो हमें उसी एलिमेंट का स्क्वायर यहाँ पे डाल देना चाहिए। तो हम उसी एलिमेंट का स्क्वायर विच इज़ 0 का स्क्वायर हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमने 0 का स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया एंड हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है। एंड जो हमारा फाइनल आंसर आया है इसके अंदर हमें सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ी, इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n log n) नहीं होगी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O(n). ठीक है, O(n) क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ कंपैरिजंस एंड थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस के बेसिस पे अपना आंसर निकाल दिया, हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी अप्रोच को कोड करने का ट्राई करेंगे। तो चलते हैं लीड कोड पर एंड इसको कोड करने का ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कोड से। हमने अपनी अप्रोच के हिसाब से सबसे पहले क्या करा था, हमने 2 पॉइंटर्स लिए थे। सबसे पहले एक पॉइंटर लिया था आई विच इज़ एट द स्टार्ट ऑफ द एरे एंड हमने दूसरा पॉइंटर लिया था जे विच इज़ एट द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, तो थोड़ी बेटर नेमिंग के साथ पॉइंटर्स ले लेते हैं। हमने ले लिया एक स्टार्ट इंडेक्स विच इज़ इक्वल टू स्टार्ट एंड देन उसको हमने पॉइंट करा दिया 0 पर। एंड हमने एक एंडिंग इंडेक्स ले लिया एंड विच इज़ एट nums.length -1। ठीक है, लास्ट इंडेक्स जो होगा वो nums.length -1 पे ही होगा। करेक्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं लूप लिखने से। तो हमने वाइल लूप लगाया, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, हमने लेस देन इक्वल टू क्यों लिया, क्योंकि जब तक स्टार्ट लेस देन है तब तक तो हमें चलाना ही है, बट जब स्टार्ट एंड के इक्वल हो जाएगा, जैसे हमारा 0 में बीच में आ गया था, तब भी हमें इस लूप को चलाना है। जैसे ही स्टार्ट एंड को क्रॉस करेगा तब हमें इस लूप को रोक देना है। ठीक है, तो हम करेंगे वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। अब हम इस लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आते हमने सबसे पहला काम क्या करा था, हमने दोनों एलिमेंट्स के स्टार्ट और एंड दोनों एलिमेंट्स के स्क्वायर्स को कंपेयर किया था। तो उसके लिए हमारे पास दोनों एलिमेंट्स तो होने चाहिए ना, तो हम दोनों एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। एंड स्टार्ट एलिमेंट वो क्या होगा, नम्स ऑफ स्टार्ट। ठीक है, हमारे पास स्टार्ट एलिमेंट आ गया। एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एंड एलिमेंट निकालना है। एंड एलिमेंट क्या होगा, नम्स ऑफ एंड। ठीक है, तो हमने स्टार्ट एलिमेंट भी निकाल लिया, एंड एलिमेंट भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। इफ़ इन दोनों के एक्चुअली स्क्वायर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट एलिमेंट इनटू स्टार्ट एलिमेंट। ठीक है, स्टार्ट एलिमेंट का स्क्वायर हो गया। इफ दिस इज ग्रेटर देन एंड एलिमेंट का स्क्वायर, एंड एलिमेंट इनटू एंड एलिमेंट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। इफ स्टार्ट एलिमेंट का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड एलिमेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर एरे के लास्ट इंडेक्स पे स्टार्ट एलिमेंट का स्क्वायर डाल देंगे, बट हमने आंसर एरे अभी तक डिक्लेयर ही नहीं करा है।
तो वो हमारे से छूट गया था। एक बार हम आंसर एरे सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इंट आंसर विच इज़ इक्वल टू न्यू इंट, इस आंसर का साइज़ क्या होगा, इस आंसर वाले एरे का साइज़ क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो यही उसका साइज़ होगा। एंड अब हमें क्या करना होगा, हमें इस आंसर वाले एरे के लिए भी इंडेक्स बनाना होगा जो इस आंसर पे कहाँ पे हमें एलिमेंट डालना है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इंट के इक्वल टू आंसर डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो ये के कहाँ पे पॉइंट करेगा, आंसर के लास्ट इंडेक्स पर। एंड जैसे जैसे हम लास्ट से एलिमेंट्स भरते जाएंगे इस के को माइनस माइनस करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम इस पोजीशन पे आ गए थे। यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट एलिमेंट का स्क्वायर एंड एलिमेंट के स्क्वायर से बड़ा था। ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया। एंड जैसे ही उससे बड़ा होगा हम क्या करेंगे, आंसर के केथ इंडेक्स पर हम क्या डाल देंगे, स्टार्ट एलिमेंट का स्क्वायर, स्टार्ट एलिमेंट इनटू स्टार्ट एलिमेंट। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसके बाद हमारे क्या काम होगा, हमने जैसे ही उस केथ पोजीशन पे एलिमेंट डाल दिया, अब हमारे पास उस केथ पोजीशन का काम खत्म हो गया। अब हमें उसे एक माइनस करना है ताकि अगला एलिमेंट भी डल सके। ठीक है, तो हमने इस के को माइनस माइनस कर दिया। एंड क्योंकि स्टार्ट वाला एलिमेंट बड़ा निकला था तो हमारा जो स्टार्ट वाला इंडेक्स है वो एक आगे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आई थी ना ये बात, कि अगर हमारा स्टार्ट वाला इंडेक्स बड़ा है, स्टार्ट वाले इंडेक्स के एलिमेंट का स्क्वायर बड़ा है, तो हमें क्या करना है, स्टार्ट वाले को +1 कर देना है ताकि वो अब नेक्स्ट लास्ट वाले इंडेक्स से कंपेयर हो सके। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस प्लस। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया। एंड एल्स वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब एल्स वाली कंडीशन का क्या मतलब होगा कि एंड वाले एलिमेंट का जो स्क्वायर है वो स्टार्ट वाले एलिमेंट के स्क्वायर से या तो बड़ा है या फिर इक्वल है। ठीक है, अगर बड़ा है तो हमें आंसर वाले एरे में डालना ही है उसे, बट अगर इक्वल है तो भी हमें डालना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जीरो वाले केस में हुआ था, दोनों सेम को पॉइंट करने लग गए थे। अब अगर हम इक्वल वाले केस को इग्नोर कर देते तो हम वो वाला एलिमेंट कभी डाल नहीं पाते, उस एलिमेंट का स्क्वायर कभी डाल नहीं पाते। ठीक है, तो हमें वो वाला केस भी कंसीडर करना है कि स्टार्ट एलिमेंट एंड एंड एलिमेंट का स्क्वायर भी इक्वल हो सकता है, एंड उस केस को भी हमें हैंडल करना होगा, उस केस को भी हमें आंसर वाले एरे के अंदर डालना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में क्या होगा, आंसर के केथ इंडेक्स पे हम अपना एंड एलिमेंट का स्क्वायर डाल देंगे, एंड एलिमेंट इंटू एंड एलिमेंट। ठीक है, हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, के माइनस माइनस, ताकि अगला वाला एलिमेंट भी डल सके। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा एंड एलिमेंट का स्क्वायर आंसर वाले एरे के अंदर आया है, तो इसलिए जो एंड पोजीशन है उसको हम -1 कर देंगे ताकि अब वो वाली पोजीशन का एलिमेंट कंपैरिजन में आ सके। ओके, तो इसलिए हमने क्या करा, एंड माइनस माइनस। एंड जैसे ही हम ये करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड हमें लास्ट में क्या करना होगा, सिर्फ जैसे हमारा वाइल लूप खत्म होगा, हमारा वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है, जैसे ही खत्म होगा हमें अपना आंसर एरे रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। कुछ कंपाइलेशन एरर होंगे तो आ जाएंगे, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने रन कर दिया एंड आ भी गए हैं कंपाइलेशन एरर। ब्रैकेट्स का इशू है, ये हम ब्रैकेट डाल देंगे तो शायद फिक्स हो जाना चाहिए। एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया वो गलती से। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करा एंड ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो 1 ms में एक्सेप्ट हो गया। सो इसका मतलब ये अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ये बीच 100% टाइम तो ठीक है, मतलब ये इतना रिलायबल नहीं होता, बट स्टिल ये वाला सोल्यूशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हम सॉर्टिंग नहीं कर रहे। सॉर्टिंग कर रहे होते तो हमारी n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती। तो इस केस में हमने क्योंकि ON में करा है तो इसीलिए ये बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया हो। एंड अगर आपको कोई भी इशू हुआ है इस वीडियो के अंदर, आपको कुछ टेक्स्ट साइज छोटा बड़ा लग रहा है या फिर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल में कुछ अपडेट्स चाहिए, आप बस उसको कमेंट्स में मेंशन कर देना। आई विल श्योरली इंप्रूव ऑन दैट। ओके, I hope you like the video, and that's all from my side. This is Harshit Rehan signing off. Take care everyone, and I will see you in the next video. Till then, keep preparing and be focused.